हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ये है एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं उसका लेक्चर दे चुकी हूँ। तो आप जितने भी लोग जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या रेगुलर देखते हैं, विजिट करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग एवरीबडी, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड। और चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस की जो भी डेट्स हैं वो सब आने वाली हैं। ओके, तो जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं लाइक टीजीटी पीजीटी है, DSSB में TGT PGT है, एंड आपका जो भी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कि बायोलॉजी की आपको रिक्वायरमेंट है उन सब के लिए चैनल है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, एनारोबिक है इट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन है ये, तो देखिए जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड मीन्स जैसा कि हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं कि जो भी फूड है उसका ब्रोकन डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है जो ATP के फॉर्म में होती है। एंड जो ऑर्गेनिक फूड है या जो भी फूड में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ओके, तो इन पर ही एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर ये सिंपलेस्ट अपने जो मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रोक डाउन हो जाता है एंड एनर्जी आपको मिल जाती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है, इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन नहीं है, ये एनारोबिक प्रोसेस है और जो फूड का ब्रेक डाउन है ये इनकम्प्लीट है। नाउ जो प्रोडक्ट्स हैं वो CO2 है एंड इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज है और यहाँ पे एक एंजाइम है और एंजाइम यहाँ पे जो वर्क करेगा उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा मेन इथाइल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे अगेन एंजाइम वर्क करेगा ग्लूकोज पे और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन्स होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है C3H6O3 है। ओके, एंड यहाँ पे जो पाथवेज हैं उनका एक यहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए आप ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप सभी जानते हैं। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और इस प्रोसेस में NAD+ से NADH+H+ बनेगा। एंड यहाँ पे जो लास्ट में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पेप बन जाएगा और देन ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पे NADH+H+ से NAD का कन्वर्जन होगा एंड यहाँ पे पायरुविक एसिड आपका इथेनॉल प्लस CO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड NADH+H+ से अगेन NAD+ यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन पे देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन भी एक टाइप ऑफ हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये प्राइमरली या मुख्य रूप से फंजाई या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जो कि यहाँ पे देखिए जो कि वाइन्स होती हैं या जो भी शराब होती है उसमें पहले के टाइम्स में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में फर्मेंटेशन किया जाता था। बहुत टाइम्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इनके जो है फेल्ड हो जाते थे। ओके, और यहाँ पे जो फर्मेंटेशन होता था क्यों होता था, बाद में समझ में आया कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो गेल लिसॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को। ओके, तो फर्मेंटेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था गेल लिसॉक ने। नाउ यहाँ पे अब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देख लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये ईस्ट में होता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है एंड यहाँ पे जो एनारोबिक कंडीशंस हैं वो सेट ऑफ रिएक्शंस के द्वारा अचीव की जाती हैं और जो पायरुविक एसिड होता है ये यहाँ पे CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड एंड CO2 बनता है। तो देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड है CH3COCOOH
क्योंकि ये एसिड है तो इसमें COH ग्रुप होगा। देन पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस में यहाँ पे ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO। तो ये देखिए एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप होगा, अब एसिटाल्डिहाइड है तो अगेन फर्दर जो इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि जो आपका लास्ट स्टेज ऑफ रिडक्शन होती है वहाँ पे अल्कोहल ही मिलता है। ओके, एसिड को जो है जब रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, इसका जब रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल बनेगा और 2NADH+H+ के द्वारा ये होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है प्लस 2NADH+H+ है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनेंगे एंड 2NAD+ बनेगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल, ये कॉमन एग्जाम्पल है और ये यीस्ट एंड कुछ सर्टन बैक्टीरियाज में देखा जा सकता है। इथाइल अल्कोहल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहता है बल्कि ये एक्सक्रीटेड होता है। नाउ एक्यूमुलेशन जो है अल्कोहल का वो बियॉन्ड एक सर्टन लिमिट जो है उसमें होता है, और अगर ये हो गया तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकता है। नाउ यीस्ट जो है वो एज अ पॉइजन कंसिडर किया जाता है, तो ये देमसेल्फ टू डेथ एंड व्हेन जब ये कंसनट्रेटेड होता है अल्कोहल में और ये अबाउट 13% तक रीच कर जाता है। नाउ अ हायर कंसनट्रेशन जो अल्कोहल की है बेवरेजेस में वो डिस्टिलेशन के थ्रू अचीव की जाती है। डिस्टिलेशन करेंगे तो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट होगा एंड कंसनट्रेटेड होगा वो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसको देख लेते हैं। देखिए जो पायरुविक एसिड जो एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है बाय द होमोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो इसका नेम है ये है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है। ओके, तो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है यहाँ पे। तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में FMN एंड जिंक ऑयन की प्रेजेंस में, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2+ आयन था, यहाँ पर जिंक 2+ आयन है। यहाँ पे अब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में CH3CHO और HCOOH। ओके, अब ये एक विगरस एक्सरसाइज होती है और जो ऑक्सीजन है वो इनएडिक्वेट होती है फॉर द सेल रेस्पिरेशन। तो जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये जो पाथवे है ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया एस्ट्रोबैक्टीरिया एसिटाई के लिए कॉमन पाथवे है। जो ऑक्सीजन यूज होती है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है और जो एंड प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड है। ओके, नाउ ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन में ये जो पाथवे है ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया में कॉमन है, और ये जो फर्मेंटेशन है नॉर्मली रॉटन बटर में, जो सड़ता हुआ बटर होता है उसमें होता है, और यही सड़ते हुए बटर को एक फोल या गंदी सी स्मेल देता है। नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखिए दोनों ही जो लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन है नॉट मच एनर्जी रिलीज, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी वो जो है इन ग्लूकोज वो रिलीज होती है। और इसमें होता क्या है कि जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं ATP के वो सारे जो है ट्रैप नहीं हो पाते हैं। नाउ लेकिन जो दोनों प्रोसेस है वो हजारस है, इधर या तो एसिड या तो फिर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ नेट गेन जो है बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में 2 ATP का होता है। एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन का जो है वो रिलीज ऑफ CO2 में रिजल्ट करता है। उसके परिणाम ये होता है कि CO2 रिलीज होता है और इथेनॉल होती है, वाइल द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो NADH+ है, और जो कि रीऑक्सीडाइज होकर के NAD+ बना लेता है, और ये दोनों ही प्रोसेस के लिए कॉमन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एनर्जी यील्ड इन फर्मेंटेशन। तो एनर्जी कितनी यील्ड होती है वो देख लेते हैं। तो फर्मेंटेशन में अबाउट 5% ऑफ एनर्जी ही ऑब्टेन्ड होती है बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ और ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म है सच एज यीस्ट है, मैनी बैक्टीरिया हैं और एनारोब्स हैं, इनके लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है। ओके,
एंड जो वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एरोब्स हैं उनमें जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। ओके, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से सर्वाइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बहुत ही कम एनर्जी यील्ड होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों? क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्टिल उसमें जो एनर्जी होती है वो अनट्रैप्ड होती है और वेस्ट हो जाती है। नाउ और जो NAD है वो रीजनरेट नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस नहीं होती है, अब्सेंस होती है, इसीलिए NAD जो है वो NADH से रीजनरेट नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। यहाँ पे अब जो डिप्राइव्स होती है जो सेल ऑफ एनर्जी, जो सेल का एनर्जी है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स से जो है जो NADH2 से है वो ATS में वो भी सिस्टम नहीं काम कर पाता है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है जब ये रेस्पिरेशन होता है तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है एंड एरोबिक में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में होती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और एनारोबिक में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नॉट एक्सचेंज है। नाउ एंड एरोबिक में जो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है एंड क्रेब साइकिल और जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ये जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, और पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन है लैक्टिक एसिड में एंड इथेनॉल में वो सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। नाउ एरोबिक में जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर जाती है, एंड एनारोबिक में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है सच एज मैमल, और ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे कि बैक्टीरिया एंड यीस्ट है, और इस टाइप में जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें हैवी एक्टिविटीज़ के दौरान होता है। नाउ अब जैसे कि हमारे जो ह्यूमन है उसमें भी लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है जब स्टेनियस मसल एक्सरसाइज होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे रेस्पिरेशन एज एम्फीबोलिक पाथवे, तो देखते हैं इसको। तो ग्लूकोज है फ्रेंड, तो ग्लूकोज क्या है रेस्पिरेशन के लिए सबसे फेवर्ड सब्सटेंस होता है जो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है यहाँ पे, एंड जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं यूजुअली सबसे पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर वो डाइसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, एंड बिफोर दे, और जो पॉलीसेक्राइड है वो भी मोनोसेक्राइड में ही कन्वर्ट होगा। नाउ तो जब ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होने होते हैं तो ये इनको सबसे सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट होना होता है। नाउ अदर सब्सटेंस वो भी रेस्पायर्ड हो सकते हैं बट देन ये जो है रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं करते हैं फर्स्ट स्टेप में। फैट्स वो ब्रोकन हो जाती हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स वो एसिटिल कोएंजाइम ए में डिग्रेड हो जाता है और इस पाथवे में एंटर करता है, यानी कि डायरेक्ट फैट पाथवे में एंटर नहीं कर सकती है, उसको भी एसिटिल कोएंजाइम ए में ब्रेक डाउन होना रहता है। नाउ ग्लिसरॉल पाथवे में एंटर करता है और ये फिर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGA ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एंटर करता है। नाउ प्रोटीन वो प्रोटीएजेस एंजाइम से अमीनो एसिड्स में डिग्रेड हो जाती हैं, एंड फिर ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और क्रेब साइकिल में तब ये इसके बाद एंटर कर जाती हैं और इवन एज पायरुवेट पे एंटर करती हैं या फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में भी हो सकता है। एसिटिल कोएंजाइम ए का जो ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैटाबॉलिज्म होती है, एंड जो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एनाबॉलिज्म होती है। नाउ रेस्पिरेटरी पाथवे मेनली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि लिविंग सिस्टम जो कि एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होता है उसको रन करता है। नाउ पाथवे प्रोड्यूस जो होते हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये जो इंटरमीडिएट है पाथवे के वो कुछ कंपाउंड्स के प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये रॉ मटेरियल होता है कैरोटेनॉइड्स के लिए, टर्पीन्स के लिए एंड जिब्रेलिन्स के लिए। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम ए रॉ मटेरियल है फॉर क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड रॉ मटेरियल है एल्कलॉइड्स एंड पिरिमिडीन्स के लिए। अल्फा क्यूटाग्लूटारिक एसिड रॉ मटेरियल है एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए। ओके, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई फ्रेंड। आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक आपका इंटर रिलेशनशिप है
इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू CO2 एंड वाटर। तो ये इंटर रिलेशनशिप है। ओके, ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर फैट है तो फैट जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड उसमें कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ग्लिसरॉल एरो टू डाइकार्बोक्सी एसीटोन। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से फिर ये ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे आ गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट एंड यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सीसीटोन जो कि इंटर कन्वर्टेबल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड बनेगा, देन एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए ही क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। ओके, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और डिहाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर निकल रहा है और CO2 निकल रहा है। ओके, रिलीज हो रहा है CO2 का। और यहाँ पे अगर प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड बनना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, जो ट्रैपिंग ऑफ ATP है, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इन ATP है, यानी एनर्जी जो है वो ATP में स्टोर होती है, तो वो बहुत ही यूज़फुल होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको अवेलेबल करती है सेल में वर्क करने के लिए, तो सेल के काम करने के लिए। नाउ ATP वो सेल के अंदर मोबाइल होती है, इसकी वजह से जो एनर्जी जहाँ पे भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, साइट ऑफ रेस्पिरेशन पे, ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है क्योंकि ये मोबाइल होती है। नाउ 8.15 किलो कैलोरी या 34 किलो जूल एनर्जी वो लिबरेटेड होती है अपॉन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ, जब हाइड्रोलिसिस होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP का ATP में कन्वर्जन होता है तब। ओके, तो 8.15 किलो कैलोरी या फिर 34 किलो जूल का ये एनर्जी लिबरेट होता है, रिलीज होता है। नाउ सेल जो है यहाँ पे जो पॉस्चर इफेक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो पॉस्चर इफेक्ट है ये क्या होता है, ये रिडक्शन होता है इन द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जो का जो कंजप्शन है उसके अमाउंट में रिडक्शन होता है, कमी होती है, और इसमें CO2 का एवोल्यूशन होता है ऑन बीइंग स्विच्ड ओवर फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जब एनारोबिक से एरोबिक में स्विच ओवर होता है। ओके, कन्वर्जन होता है। नाउ यहाँ पे रेस्पिरेटरी इनहिबिटर क्या होता है, देखिए साइनाइड और अजाइड जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर की तरह वर्क करते हैं। प्लांट्स में साइनाइड का एक लेसर इफेक्ट होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे। नाउ डाइनाइट्रोफिनॉल जिसको अनकपलर कहते हैं, ये ATP की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओलिगोमाइसिन ये एनर्जी ट्रांसफ़र को इनहिबिट करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र इनहिबिटर है एंड इनहिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नाउ अदर्स क्या है, इनहिबिटर्स जो है वो रोटिनोन है, CO है एंड बार्बिट्यूरेट्स हैं। नाउ रेस्पिरेटरी क्वोशंट, तो अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वोशंट देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, वैसे तो फ्रेंड रेस्पिरेशन का चैप्टर, फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, ये सब पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स हैं, लेकिन देखिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, लगभग मतलब हर एग्ज़ाम में ही आ जाता है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है और जो CO2 रिलीज होती है, ठीक है, और इसका एक रेशियो होता है। ओके, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जितनी भी CO2 वो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, उसका जो वॉल्यूम है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और जितनी भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है। ओके, इन दी रेस्पिरेशन, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट या RQ कहलाता है, या रेस्पिरेटरी रेशियो कहलाता है। नाउ RQ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ओके, RQ क्या है, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नाउ रेस्पिरेटरी क्वोशंट वो किस पर डिपेंड करता है, ये टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ओके, और जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है एज अ सबस्ट्रेट तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट 1 होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और इक्वल अमाउंट ऑफ O2 निकलता है। नाउ यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, 6O2, और इस यहाँ पे 6 CO2 6 वाटर प्लस एनर्जी, और RQ क्या है, 6 CO2 अपॉन 6 O2 इज इक्वल टू 1, ये आप देख रहे हैं। ओके, तो देखिए, और सेकेंड है जब फैट का यूज़ होता है रेस्पिरेशन में तो RQ लेस देन 1 होता है,
जो फैटी एसिड के लिए कैलकुलेशन होता है लाइक आपका ट्राइपामेटीन है, और अगर ये यूज्ड हुआ एज अ सबस्ट्रेट तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो CO2 इवॉल्व है वो कम है एंड जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, तो पॉइंट में यहाँ पे जो रेशियो आता है वो पॉइंट में आता है, तो 0.7 है यहाँ पे रेशियो। ओके, ये देखिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जब प्रोटीन का रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की तरह यूज़ होती हैं तो ये अबाउट 0.9 होता है, 1 से कम होता है। नाउ RQ वैल्यू इज़ 4 यानी कि ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑक्जेलिक एसिड एंड 1.33 है मैलिक एसिड के लिए। एंड RQ वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन यूटिलिटी एज ऑर्गेनिक एसिड वो क्या होता है, हाई प्रोपोगेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होती है एब्जॉर्ब जो होती है वो लेस एब्जॉर्ब होती है दैन द CO2 जितना लिबरेट होता है उसके कंपैरिजन में। तो इन केस ऑफ एनारोबिक अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो एनारोबिक कंडीशन अगर हम देखेंगे तो देखिए जो ग्लूकोज है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्कोहल बना रही है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। तो RQ क्या होगा यहाँ पे, देखिए कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज है ही नहीं तो रेशियो में भी नहीं आएगा, तो RQ इक्वल टू 2 CO2 अपॉन 0 ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन है उसमें क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, और ये जो रेस्पिरेशन होते हैं उसको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर देखिए एवरी 10 डिग्री अगर राइज होगा टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ोतरी पर या राइज पर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो 2 से 2.5 टाइम्स यानी 2 से 2.5 गुना टाइम्स वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहा जाता है, Q10 डिग्री इज 2 to 2.5 फॉलोइंग वैन थॉफ लॉ। और ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, वैन थॉफ लॉ फॉलो करता है। ओके, तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उसको भी पूछा जाता है, जो फैक्टर रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं उसको भी पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। नाउ यहाँ पे देखिए जो इनिशियल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैक्सिमम रेट जो है रेस्पिरेशन का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। नाउ तो इनिशियल राइज होता है और जल्दी ही इसका डिक्लाइन हो जाता है। ओके, तो हायर जितना ही हायर टेम्परेचर होगा इस लिमिट के ऊपर तो क्या होगा, फिर मोर इज़ द इनिशियल राइज, उतना ही ज़्यादा इनिशियली तो वो राइज करेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, बट मोर इज़ द डिक्लाइन, फिर उतनी तेज़ी से वो डिक्लाइन भी कर जाएगा। ओके, तो ये किस वजह से होता है, प्रोबेबली ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एंजाइम होता है उसका एक हाई टेम्परेचर के बाद क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। ओके, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम रखें तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो ग्रेटली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कुछ जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन होता है इवन एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो डोरमेंट सीड की अगर हम बात करें तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए वाटर की बात करते हैं। नाउ वाटर जो है यहाँ पे जैसे ही वाटर का अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होता है। ड्राई सीड में जिनमें कि 8 to 12 ऑफ वाटर होता है तो वाटर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है, और जो सीड वाटर को इम्बाइब कर लेते हैं उनमें रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ओके, नाउ लाइट, अगर हम लाइट की बात करें तो देखिए रेस्पिरेशन जो है वो नाइट में होता है, और जो तो स्लो जो तो ये शो करता है कि जो लाइट है वो एसेंशियल नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। ओके, लेकिन लाइट वो रेस्पिरेशन के रेट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है ड्यू टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बढ़ जाता है। ओके, नाउ एंड द मोर ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जितने ज़्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी होगा। ओके, नाउ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इन द इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, और ये रिड्यूस अप होता है टू क्वाइट लो वैल्यूज़ पे
तो जो है, और ये क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इससे इफेक्ट नहीं करता है। ओके, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब ऑक्सीजन के अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं टू 1.9% इन द एनवायरनमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये क्या होता है, नेग्लेजिबल हो जाता है, या एक्सटिंक्शन पॉइंट कहलाता है ये ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन होता रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं और भी पॉइंट्स हैं। नाउ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या होती है। देखिए सिग्निफिकेंट फॉल है इन रेस्पिरेशन रेट, ये ऑब्जर्व किया बहुत सारे टिश्यूज़ में इन प्योर ऑक्सीजन इवन एनटीपी पर, और ये इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन होती है वो पॉइजन इफेक्ट का काम करती है, वो रिवर्सिबल भी होता है अगर एक्सपोजर ऑफ हाई ऑक्सीजन प्रेशर किया जाए, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारे पास CO2। तो CO2 अगर जो अमाउंट ऑफ CO2 है एयर में वो मोर देन यूजुअल रेट ऑफ रेस्पिरेशन है तो डिक्रीज़ कर जाएगा, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वो रिड्यूस होता है, एंड जो रेट होता है ग्रोथ का वो भी फॉल डाउन हो जाता है। नाउ फूड सप्लाई देख लेते हैं। इसमें सॉल्युबल फूड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है अगर सॉल्युबल फूड कंटेंट तो रिडली अवेलेबल होता है यूटिलाइजेशन के लिए, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अप टू द सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पे हो जाता है, उसके बाद ये लिमिट कर जाता है। नॉ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है जैसे क्लोराइड्स ऑफ एल्कली केटाइंस है लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, और आल्सो जो डाइवेलेंट केटाइन है लाइक लिथियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, तो जनरली इंक्रीज होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, और ये CO2 जितनी इवॉल्व होती है उसी से मेजर किया जाता है। मोनोवैलेंट क्लोराइड है लाइक पोटेशियम, सोडियम इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और जो जबकि जो डाइवेलेंट क्लोराइड लाइक लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के रेट को कम बढ़ाते हैं। ओके, लेस इंक्रीज करते हैं। नाउ इंजरी है एंड इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, वुंडिंग अगर होती है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। नाउ अगर वेरियस केमिकल की बात करें तो एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स हैं लाइक साइनाइड्स, अजाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडोएसिटेट, मैलोगनेट, ये सब क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, बहुत सारे केमिकल जैसे कि आपको क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, मॉर्फिन एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। पॉल्यूटेंट्स लाइक हाई कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, NO है, O3 है, ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट करती है बाय डैमेजिंग द सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है। और जो गैसेस पोल्यूटेंट होते हैं वो pH में इंक्रीज कॉज करते हैं, जो इंटर्न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। ओके, और हैवी मेटल पोल्यूटेंट जैसे कि आपका लेड है, कैडमियम है, ये रेस्पिरेशन को और एक्टिविटी को मतलब रोक देता है या इनहिबिट करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंटरनल फैक्टर्स में दो चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रोटोप्लाज्म में तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स ऑफ रूट है एंड शूट एपेक्स हैं, इसमें मोर प्रोटोप्लाज्म होता है दैन द मैच्योर सेल्स। तो जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है उसमें हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है दैन द मैच्योर सेल्स। तो रेस्पिरेशन रेट हाई होता है एट ग्रोइंग रीजन्स लाइक फ्लोरल एंड वेजिटेटिव बर्ड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स एंड रूट एपिसेस पे। ओके, एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो जब अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए होपफुली आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।